नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और ख़ास इंटरव्यू के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर नेकराम शास्त्री जी, जो कि जोगिंदरनगर से हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आपका जो न्यूज़ अलर्ट है, और साथ में अपने जतिन और अंजना जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने मेरे को ये सुअवसर प्रदान किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो? मेरे घर वास्तव में जवाहरघाटी का सबसे ऊंचा गांव है, जो मंडी जिले का ऊंचा गांव माना जाता है, जो स्वर्ग जैसा है जी। और बहुत ही पिछड़ा गांव है। जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी बड़ी विकट थी, और साथ में बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आई। मेरे पिताजी को अपने परिवार से अलग होना पड़ा और मेरा जन्म भी फिर दूसरों के घर में हुआ, और वहाँ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और उन चुनौतियों से मेरे को ऐसा आभास हुआ कि जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियाँ होती, उससे किस प्रकार से निकला जाए, ऐसा मुझे वहाँ से संदेश प्राप्त हुआ। जी जी जी। तो सर, आपका जन्म चौहान घाटी के सबसे ऊंचे गांव रुलंग में हुआ। तो बचपन की कोई ऐसी याद सर, कोई ऐसी बात हो जो अभी भी आपको याद हो? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो घने जंगलों के बीच में, जो बहुत ही खतरनाक जंगल था, वहाँ से आना जाना हुआ करता था। जी। और 4-5 किलोमीटर आना और जाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैंने पढ़ना है। 4 भाइयों में से सिर्फ मात्र मेरे को ही पढ़ने के लिए भेजा था। तो मैंने कहा क्यों ना अपने गरीबी से निकल करके अपने परिवार को विकसित करूं किसी प्रकार से। तो सर, ब्रॉड और जोगिंदरनगर में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? जब मैं ब्रोड में था कार्यरत, तो ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे बच्चे आते थे, जी। और उस वक्त शिक्षा का जो माहौल था वो कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि अनपढ़ता ज़्यादा थी। जी, जी। और बच्चों को, खास करके लड़कियों को तो भेजना भी गुनाह समझते थे। जी जी जी। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ उनको मोटिवेट करना, जी वहाँ के लोगों को, जी। ये हमारा परम ध्येय था, क्योंकि मैं वहाँ का निवासी था। जी। और जो जोगिंदरनगर की जहाँ आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। जब 1990 में मैं जोगिंदरनगर गर्ल्स स्कूल में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो अभिभावक है, चाहे शहर के चाहे आसपास के गांव के, तो इतने मतलब अलर्ट रहते थे अपने बच्चों के प्रति। तो जब मैंने क्लास में पढ़ाना बच्चों को, तो ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, और ग्रामीण और इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जी। ऐसा मैंने महसूस किया उस वक्त। तो सर, उस टाइम आपने अभी एक बात बताई कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो सर, उसका रीज़न कि किस कारण से जो था वो तब उस टाइम में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा, क्या लोगों की मेंटालिटी, क्या सोच रही थी? लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि वो समझते थे ये तो पराया धर्म है, इनको पढ़ा करके क्या करना क्या हमें। करना है? और लड़के जो है ये आगे नौकरी करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, जबकि वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। जी। जब हमने मोटिवेट किया तो बहुत सारी लड़कियों ने भी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, और आज वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात। जी, जी। तो सर, शास्त्री की उपाधि हासिल करने के बाद जब आपने शास्त्री की थी, तो सर आपने हिंदी में एमए भी की। तो उसकी प्रेरणा जो थी वो सर, वो आपको कहाँ से आई? ये प्रेरणा मेरे को, जब मैंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, उस वक्त मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में टॉप किया था। जी जी जी। और फिर मेरे मन में, क्योंकि संगति का भी असर होता है, जी, बिल्कुल। जो शुभ चिन्ह होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक उच्च शिक्षा प्राइवेट ही प्राप्त कर लूँ। और पहले मैंने अंग्रेजी में बीए की और उसके बाद हिंदी में एमए की। तो ये इंग्लिश मैं में अपने आप को एक बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। जी 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 सर। तो सर, पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा का माहौल जो था वो उस टाइम कैसा था? पहाड़ी क्षेत्रों का माहौल तो मैंने पहले कहा आपको कि बड़ा, मतलब शिक्षा को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। मतलब कुछ पता नहीं, डर था लोगों के बीच के, और वहाँ का जो वातावरण था वो केवल मात्र खेती बाड़ी करना, जी पशु की देख रेख करना। जी। तो उस तरफ बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करते थे कि हमारे बच्चे जो कल को पशु खेती बाड़ी में निपुण हो। तो पढ़ने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। जब सामने पढ़ने वाले बच्चे निकले, कुछ फौज में हो गए, कुछ और जगह गए, तो तब लोगों की आंखें खुली कि नहीं,
बच्चों को पढ़ाना जो बड़ा ज़रूरी है। तब लोगों को पता लगा होगा हाँ, कि नहीं, शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, पढ़ाना बिल्कुल, बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जी, तो सर आपने कई स्कूलों में अपनी सेवाएं दी हैं, तो अपने शिक्षक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यादगार पल कोई रहा है किसी स्कूल का? हाँ, तो मैंने तो कई स्कूलों में सेवा की है और हर प्रकार के बच्चों से मेरा वास्ता पड़ा है। जी, तो मैंने देखा कि हम जहाँ भी मैंने काम किया है, मैंने सोचा कि मेरे बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आ जाए, मेरे बच्चे टॉप 10 में वो करे और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके प्रतिष्ठित पदों पर एक अधिकारी के रूप में, सैनिक के रूप में, डॉक्टर के रूप में या अन्य जो वैज्ञानिक जो गतिविधि है उसमें निपुण हो, ऐसा मेरा शुरू से ही चाव रहा है कि मेरे बच्चे ऐसा हो जाए। ये मेरे लिए एक विशेष प्रकार का लगाव था बच्चों से। तो सर उस टाइम बच्चों की पढ़ाई की तरफ रुचि थी वो जो थी वो कैसी थी? पढ़ने में बच्चे अच्छे थे या मतलब ज़्यादा फोकस करना पड़ता था बच्चों पे? उस वक्त जो पहाड़ों के बच्चे थे उनको तो बड़ा फोकस करना पड़ता था, जी परंतु जो शहर के बच्चे थे जी जी वो पहले भली भांति जानते थे कि हमने कुछ करना है और दिखाना है और अपने परिवार को मान सम्मान देना है जी। और अपने जो कर्तव्य है, लक्ष्य तक हमने पहुंचना है, ऐसी सोच होती तो थी। सर इसका कारण मुझे लगता है कि जो गांव के बच्चे तो उनके माइंड में पहले ही शायद डाला जाता था कि आपको पढ़ के क्या करना है, हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि जो बच्चे वीक हो, गांव के बच्चे वीक होते थे और शहर के बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट होते थे, तो उसका कारण सर आप क्या मानते वीक होने का कारण भी देखो ऐसा था कि वहाँ पर एक तो पढ़ने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं होते थे जी और जो टीचर बाहर से आते थे उनके लिए रहने के लिए भी कमरे नहीं मिलते थे। तो कई बार टीचरों का अभाव रहा, उस कारण से भी अच्छा। हमारे बच्चे जो पढ़ाई में पीछे रहे पहाड़ों में। जी और जो शहरी वो उनके पास पर्याप्त मतलब काफ़ी मात्रा में जो स्टाफ होता है वो होता है और बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में वो जागरूक किया जाता है, तो वो बहुत आगे निकल जाते हो, जी गांव के पीछे रह जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोट और कन्या स्कूल जोगिंद्रनगर में पढ़ने का अनुभव जो था वो आपका मतलब कितना अलग रहा था? देखो जी, जब बरोट में था मैं तो उस वक्त ठीक है बच्चे मेरिट में आते थे, तब तो हमने सोचा चलो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। परंतु जब मैं गर्ल्स स्कूल में आया तो वहाँ मुझे खुद भी ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ के बच्चे कुछ कर सकते हैं, इनके अंदर लगन है, कड़ा परिश्रम करते हैं और यहाँ तक कि पूरे इंडिया में समाज सेविंग होती थी उसमें पूरा स्कूल जो है फर्स्ट आया था। और जो हमारे बच्चे हैं, मैं अभी नाम शायद भूल गया हूँ, उम्र का अभी तकाजा है, जी जी फिर भी मतलब हिमाचल बोर्ड में बहुत सारे बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। वो आज डॉक्टर के पद पर भी हैं, दूसरे पदों पर भी, प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत हैं। तो सर आपने सराज जैसे क्षेत्र में भी आपने काम किया है, सराज में सर आपने वहाँ पे भी हाँ काम जी, किया हाँ है जी। तो सर दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा का व्यवसाय बेहतर बनाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे थे वहाँ पे? राज जैसा पिछड़ा हुआ इलाका, जी बहुत पिछड़ा, ना तो सड़कों का कोई पूरा प्रबंध था, हमें पैदल जाना पड़ता, पूरा पूरा दिन जाना पड़ता। जब हम वहाँ गए, जब मेरी ट्रांसफ़र हुई वहाँ, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, उसके जो नशीली जो चीज़ें पैदा की जाती है उनकी तरफ उनका बड़ा ध्यान ज़्यादा है। ध्यान जी तो मैंने सोचा, जहाँ मैंने नौकरी की 2 जगह, तो मैं अभिभावकों से मिला, उनके साथ संवाद किया, उनको अपने साथ बिठाया कि भाई अगर अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना है तो आप अपने बच्चों को भेजो, लड़कियों को भेजो, लड़कों को भी भेजो, यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, वो आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगा, कल को वो नौकरी करेंगे, आपका इलाके का नाम, आपका नाम बहुत ऊंचा होगा। तो ऐसा मोटिवेट करके लोग समझ गए। जी 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 ओके सर। तो सर आपने एक शिक्षा के रूप में आपका मूल मंत्र जो है वो क्या रहा आज तक? एक शिक्षक के रूप में आपका मूल मंत्र क्या रहा आज तक? शिक्षा के रूप में मेरा यही रहा कि जो मेहनत करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो उनकी कभी हार नहीं होती है, वो आगे बढ़ते हैं। जी दिल में एक दृढ़ संकल्प, कड़ा परिश्रम हो तो अपने बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जी 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 जी। तो सर आपने आज तक इतने बच्चों को पढ़ाया है, तो विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी बात जो सर आप आज तक ना भूले हों? मुझे तो बड़ी याद आती है जब मैं जोगिंद्रनगर में खास करके था। आर्थिक
चुनौतियों से कई बच्चे ग्रसित थे। जी कई दुर्घटनाएं हो जाती थी। बड़े गरीब लोग होते, जैसे नौली क्षेत्र है, हमारा लड़भड़ोल क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र के जो बच्चे जो जोगिंद्रनगर में पढ़ते थे, खास करके बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल में, तो उनकी हमने आर्थिक रूप से बड़ी मदद की है। जी और लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके भी उन लोगों के जीवन की रक्षा हमने की है। और बहुत सारे बच्चे जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़े मतलब बोर्ड में बड़ी ऊंची उपाधियों पर, बड़े मतलब टॉप 10 में आए, तो उनको भी हमने प्रोत्साहित किया, उनको अपनी तरफ से भी पुरस्कार दिए। जी बाकी सरकार की तरफ से तो कोई इतना था नहीं उस वक्त, जी जी जी, उस पर टाइम। हमने जो टीचर थे मेरे साथ, उनकी भी काफ़ी सहयोग रहा उनकी मदद करने के लिए। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज भी याद करता हूँ कि हमारी वजह से वो बच्चे जो है आज भी अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है, और वो बच्चे भी आपको याद करते होंगे कि हाँ। आपके कारण आज वो उस प्लेटफॉर्म में हैं। तो जी। हमने तो अपने बच्चों को अपने बच्चों की भांति उनको समझा, पढ़ाया जी। और उनको प्रेरित किया, और एक आदर्श बने वो आगे के लिए, सबके लिए, एक इलाके के लिए। ऐसी हमारी सोच रही है। मतलब जितनी फैसिलिटीज़ आज गवर्नमेंट हमें दे रही है स्कूल के बच्चों को, उतनी पहले नहीं मिलती थी। पहले तो मिलती नहीं थी जी। इतनी, पर आज तो बड़ी भरी है। कोई जी। स्मार्ट रूम है, कोई अच्छे ग्राउंड है, ग्राउंड है। कोई सुंदर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज, हाँ कोई जी। दूसरी शौचालय की जो बात होती, जी। पहले लड़के और लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता मुश्किल था, होता था। आज अलग अलग शौचालय बने हैं, अलग अलग बाथरूम बने हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल जो हमारा हिमाचल प्रदेश में एक बहुत अच्छा शिक्षा संस्थान है। जी जी जी। तो सर आज की शिक्षा में और पहले जो शिक्षा होती थी उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो जी, जो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी या हमारे समय की जो शिक्षा थी, वो गुरु शिष्य का एक बहुत बड़ा लगाव होता था और वो सीखते थे एक दूसरे से। परंतु ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था वो कम हो गया। जी अब जो है कंप्यूटर और जो संचारिक साधनों के माध्यम से जो है शिक्षा, ये जो नई शिक्षा प्रणाली है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी जैसे मैंने कहा कि आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है स्कूलों में। जी। स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, दूसरी कई सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जाती है। तो ऐसा पहले नहीं था। नहीं था पहले। यही कारण है कि बच्चे पीछे रहते हैं। पीछे वही सर, अगर पहले ज़माने में जो है वो आजकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो होती तो शायद आज हमारा देश पता नहीं कहाँ होता। हिमाचल बहुत जी, आगे जाता है। आगे जाता है जी। तो सर राज्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त करना आपके लिए कितना ज़्यादा जो था वो भावुक क्षण था उस टाइम का? देखिए अंजना जी, एक भावुक विषय है। जी मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। देखो मेरे आंखें भी आंसू आ रहे कि कैसे मेरे माता पिता ने मेरे को पढ़ाया है। मेरे मन में एक तमन्ना होती थी कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त करूं जो दुनिया मुझे याद करे। तो ये एक भावुक क्षण था मेरे लिए, जो राज्य पुरस्कार से मैं सम्मानित हुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार से, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुआ। इसकी मैं किसी शब्दों में उसकी तुलना नहीं कर सकता, पर मेरे गुरुजनों का और मेरे शुभचिंतकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और माता पिता का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहा, जी। ऐसा मैं मानता हूँ। सर मतलब ये राज्य पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार लेना आपने में बहुत ही बड़ी बात है जो आपने हासिल किया है, तो आपसे काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी। जी। तो सर आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक को समाज में सबसे बड़ा सम्मान किस रूप में मिलता है? देखो जी, शिक्षक को तो सम्मान तब मिलता, कोई भी शिक्षक चाहता है कि मेरा बेटा जो है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो डॉक्टर बने, जी। एक अच्छा सभ्य नागरिक बने, जी और अच्छा सेना में भर्ती हो, नेता बने, अभिनेता बने। जी जी जी। ऐसी इच्छा होती है कि मेरे अपने पुत्र की तरह जो मेरे दूसरे बच्चे भी जो ऐसी तरक्की करें, ऐसा मन में ख्वाब था मेरा। इसी वजह से आज में हमें सम्मान मिलता है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सम्मान मिलता है कि नहीं, गुरुजी ने कुछ पढ़ाया है। हाँ, तो आज तो वो ऐसा स्टेज में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं ऐसा सुनता हूँ तो या देखता हूँ। जी। तो सर आपके अनुसार एक आदर्श शिक्षक की पहचान जो है वो क्या होती है? देखो जी, आदर्श शिक्षक तो अपने परिवार का, समाज का, देश का एक आईना होता है। जी जी। और शिक्षक का फर्ज है कि बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना भरे कि वो राष्ट्र हित में काम करे। जी। और शिक्षक की एक अच्छी सोच होनी चाहिए, एक अच्छी दिशा निर्देश करने की भी सोच होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा
आपने मुद्दा मेरे सामने रखा, जी। जो एक प्रशंसनीय है, जो आपके द्वारा जी। कहा गया। तो सर ये तो रही बात आपके सफ़र की, जिस टाइम आप जॉब करते थे। तो उसके बाद सर आप जब रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद सर पंचायत समिति सदस्य बनने का विचार जो था वो आपके दिमाग पे कैसे आया? देख करके लोगों की जो भावनाएं थी, उसको देख करके रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अब समाज में जा करके लोगों के काम करूं, गरीबों को ऊपर उठाने का प्रयास करूं। और इसलिए मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें 9 में से 8 की मैंने जमानत जब्त कर दी थी। वाह सर, बहुत बड़ी बात है। जोगिंद्रनगर की बात है, जी। मसौली पंचायत की। जी जी हाँ जी। जी। तो सर द्रंग ब्लॉक मसौली के दारट बगड़ा क्षेत्र में आपने किस प्रमुख मुद्दों पर जो था वो काम किया था? ये 2 पंचायतें मेरे उस बीडीसी के उसमें क्षेत्र में आती थी। जो जहाँ जहाँ भी मेरे को जनहित के मुद्दे दिखाई दिए, वहाँ वहाँ मैंने काम किया। कोई एम्बुलेंस रोड बनाए 3-4 जगह, कोई बच्चों जो खुदर वगैरह जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया। जी। कोई गरीब बस्ती वहाँ पर नालियों का विकास कराया, कोई पुलिया बनाई, कोई और ऐसे छोटे, एक प्राइमरी स्कूल है बनाई में जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है नीचे जोगिंद्रनगर में, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था जो सरकार की तरफ से तो हुई, मैंने अपनी जेब से भी दी। जी। और जब मैं पंचायत समिति का सदस्य था, 5 साल जो मेरे को मानदेय मिला वो मैंने बच्चों के ऊपर ही लगाया सारा। मैंने एक पैसा भी उसमें स्वयं नहीं खर्चा, सारा बच्चों के हित में लगाया। जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिला वो तो अलग बात है, जी। तो ऐसा मेरा आइडिया रहा, ऐसा विचार था। सर बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा जो है वो आपने काम किया है। सर राजनीति और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के अनुभवों में क्या समानता और क्या अंतर है? देखो जी, राजनीति में जो है ना, उसमें तो ऐसा होता है कि आदमी की एक अलग सी पहचान होती है, जी। और वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ज़्यादा ख्याल रखता है। लोगों का कम, अपना ज़्यादा, और लोगों का भी रखता है, ऐसी बात नहीं। कुछ एक तत्व होते हैं जो लोगों का कम और अपना ज़्यादा रखता है। परंतु ये जो शिक्षा है, इसमें तो ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो हम राष्ट्र निर्माण की भावना रखते हैं, जबकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनमें हम देश प्रेम की भावना भर करके राष्ट्रहित की ओर ले जाने का प्रयास हमेशा करते रहे। तो इससे बड़ा और मैं क्या कह सकता, क्योंकि तभी देश सुरक्षित है जब हम ऐसी भावना बच्चों के बीच में वो उसमें भरने का प्रयास करेंगे। जी जी। तो सर आप मुझे अब ये बताइए कि आज के युवाओं को आप शिक्षा और संस्कारों को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो आज के युवाओं को यही चाहता हूँ कि माता पिता जो अभिभावक हैं वो देखो किस उद्देश्य से बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो शिक्षा के ऊपर जो है ज़्यादा वो होना चाहिए बच्चों का ध्यान, कि हमने मतलब अपने माता पिता का नाम कैसे रोशन करना है, कैसे कड़ी मेहनत करनी है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके माध्यम से जो है हम माता पिता का नाम, इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। जी। तो सर आपका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक बात मैं भूल गया, क्योंकि हमने युवाओं को नशे से भी दूर रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नशे ने एक ऐसा भयानक ये है, उससे मतलब सारा परिवार जो उजड़ जाता है। ये खास करके हम बच्चों के बीच में जा करके भी इसका ध्यान रखते हैं, और पब्लिक में जब हम बैठते थे तो तब भी हम इस बात को बोलते थे कि अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास से बचाने के लिए नशे से हमेशा दूर रखें। जी बिल्कुल सर। आज हम जैसे देख ही रहे हैं, आए दिन हर दिन हमें न्यूज़ में देखते हैं इतने किलोग्राम हमें नशा जो है वो प्राप्त हुआ। तो आज का युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा जो है वो जा रही है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? ऐसे तो सरकार की तरफ से भी बड़ा कुछ है, जो कर्मचारी वो भी इस तरफ बड़े प्रयास करते हैं। दूसरे जो हमारे महिला मंडल है, युवा मंडल है, वो भी इसकी तरफ खेल गतिविधियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है ये इस नशे से दूर रहें। तो हमारा भी यही प्रयास रहा हमेशा कि आदमी को नशा जो है इस हद तक पहुंचा देता है जिसका आदमी मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसा हम लोगों के बीच में जाके समझाते हैं, और समझे भी ये लोग, और प्रयास भी कर रहे हैं। पर एक चीटा बीमारी जो है
ये एक बहुत बुरी हमारे समाज को दूषित कर रही कर है, रही है। जो सारे परिवार का तबाह कर रही है। परिवार का नहीं, पूरे इलाके को भी तबाह कर रही है, पूरे देश को तबाह करने के लिए अग्रसर है। जी। तो सर अगर आपको अपने जीवन की को डिस्क्राइब करना हो एक लाइन में, तो सर वो लाइन क्या होगी? देखो जी, कोशिश करने पर कभी हार नहीं नहीं होती। होती, बिल्कुल। कोशिश अगर आदमी करे तो जीवन में कभी आदमी हार नहीं होती, वो सफलता की ओर बढ़ता है, वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है। ऐसा हमने अनुभव किया अपने 38 साल की जो मैंने सेवा की है इस शिक्षा विभाग में, इसमें ऐसा मैंने अनुभव किया। जी जी जी। तो सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो आपको किस रूप में याद करे? आपकी क्या ऐसी इच्छा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आपको? अंजना जी, मेरी इच्छा तो यह है जी कि आने वाला समय जो है वो मुझे प्रेरणादायक मार्गदर्शक के रूप में याद करे, करे जी, और एक समाज सेवी के रूप में भी याद करे करे। कि हमारे गुरुजी ने समाज में जा कर के एजुकेशन के बाद जब मैं सेवानिवृत्त, उसके बाद जो है वो समाज में जा कर के भी अच्छा काम करे, एक आदर्श स्थापित करे, ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा संदेश मिले, जी। नई पीढ़ी को एक अच्छा संदेश मिले। ऐसी मेरी भावना रही है और आगे भी रहेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज ठाकुर नेकराम शास्त्री जी, जो कि जोगिंद्रनगर से थे, और आज हमने इनके जीवन के बारे में सुना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो इनकी रही है, कैसे गरीबी से उठ के आज ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं, एक राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार जो है वो इन्होंने प्राप्त किया है। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और हमें बताएं कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, और थैंक यू सो मच दर्शकों आप सबका, आप जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे और ज़्यादा पॉडकास्ट देखने के लिए हमें लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।